नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे कांग्रेस आज कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान, जहां शाम 4 बजे सीईसी की बैठक में नामों को लेकर मुहर लगने वाली है। एमपी की बची हुई 18 सीटों पर नाम होंगे तय। 6 विधायकों को भी लड़ाया जा सकता है चुनाव। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो कांग्रेस आज कर सकती है लिस्ट जारी और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है सीईसी की बैठक के बाद शाम 4 बजे। सीईसी की बैठक के बाद नामों की घोषणा आज कांग्रेस कर सकती है। तो आज कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है और आप ये देखिए कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी फाइनल होना बाकी है। 6 विधायकों और कई जो हैं उनके नामों पर मंथन लगातार जारी रहा और आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। और चलिए सीधे करेंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र और तनु रायपुर से जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं। आज वो खास दिन जब कांग्रेस उम्मीद जताई जा रही है कि अपने तमाम जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर सकती है। देखिए, बिल्कुल रीनू, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 19 मई को पहले चरण का मतदान होना है और उस लिहाज से देखें तो 1 महीने का केवल अब समय बचा है जब पहले चरण का मतदान होना है। और यही कारण है कि देखिए लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें हुई। जो मध्य प्रदेश के 18 नाम, जिन 18 सीटों पर नाम घोषित होने, उनको लेकर लगातार चिंतन और मंथन का दौर रहा। माना जा रहा है कि सभी सीटों पर अब सिंगल नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के माध्यम से। और अब दोपहर 3 बजे जो है वो सीईसी की बैठक होनी है जिसमें मध्य प्रदेश के नामों को लेकर चर्चा होगी और संभवतः उसके बाद मध्य प्रदेश के जो शेष 18 नाम है उनको लेकर आज फैसला हो सकता है। नहीं, जो नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई दिग्गज नेता जो है वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे और यही कारण है कि जो नाम फाइनल होने में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें कुछ दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं कि उनको पार्टी चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा 6 विधायक जो हैं उनको भी पार्टी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में उतारने जा रही है। तो नामों पर अब लगभग माना जा रहा है कि अंतिम मोहर लग गई थी। कि सबसे अगर महत्वपूर्ण सीट गुना की बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे और उसी बीच अरुण यादव का नाम बड़ी तेजी से सामने आया था। अरुण यादव की तरफ से खुद ये कहा गया था कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि अरुण यादव को सीट से मैदान में उतारा जाए। रतलाम झाबुआ सीट की बात करें तो कांतिलाल भूरिया का नाम सबसे प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक नाम और हर्ष विजय सिंह गहलोत जो है उनका नाम सामने आ रहा है कि वो इस पर भी प्रत्याशी इस पर हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पार्टी सिलवानी से विधायक देवेंद्र पटेल को मैदान में उतार सकती है। वही बात अगर ग्वालियर की करें तो प्रवीण पाठक जो है वो प्रमुख दावेदार के तौर पर है, वो विधायक रहे, उनको पार्टी मैदान में उतार सकती है। बालाघाट से हिना काबरे का नाम जो है वो प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है कि वो पार्टी का चेहरा वहां पर हो सकती है। लेकिन राजधानी भोपाल को लेकर जरूर अभी पेच फंसा हुआ है। नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन वो प्रत्याशी है जो भोपाल से प्रत्याशी होगा। हालांकि अगर पास के राजगढ़ की बात करूं तो रामचंद्र दांगी का नाम जो है वो प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है, पूर्व विधायक है, तो उन पर जो है वो पार्टी दाव खेल सकती है। जिस तरीके से अगर इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण सीटों की बात हो तो इंदौर की बात है, धार की बात है, तो तमाम जो सीटें हैं उनको लेकर बताया जा रहा है कि अब सिंगल नाम जो है वो तय कर लिए गए और अब इंतजार है सीईसी की बैठक का। जब दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश के नामों पर जब चर्चा होगी उसके बाद जो है हो सकता है कि आज देर शाम या कल सुबह तक जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर दे। क्योंकि देखिए समय अब बेहद कम बचा है। जो 19 तारीख को जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां के प्रत्याशियों के लिए महज 1 महीने का समय बचेगा और इस दौरान उनको कई आवश्यक जो दस्तावेज है वो भी एकत्रित करने होंगे। उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करना होगा और उसके बाद अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के लिए उनको केवल 20 से 25 दिन ही मिल पाएंगे। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि अब कांग्रेस जल्दी से जल्दी अपनी सीटों, जो बाकी सीटें रहेंगी, उन पर नामों का ऐलान कर दे ताकि प्रत्याशी जो है वो समय रहते नॉमिनेशन भी फाइल कर सके और उनको प्रचार करने का भी पर्याप्त समय मिल पाए। जी जी बिल्कुल। और तनु आपके पास आते हैं। सीईसी की बैठक के दौरान नामों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है और हम ये देख पा रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ के जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा संभव है। कौन कौन से नाम आगे आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के 5 जो सीट बाकी हैं उस पर आज पार्टी जो है कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में केवल 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी और 5 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का बेसब्री से जो है इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कल ये संभावना जताई है कि आज शाम तक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और 5 सीटों पर संभावित नाम जो है वो लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसके बाद और इन नामों पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम निर्णय जो है लिया जाएगा, जिसके बाद लिस्ट जो है जारी की जा सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी जो है वो बैठक होनी है और आपको बता दूं कि इन 5 सीटों पर सरगुजा है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, कांकेर है और बस्तर, इन 5 सीटों पर पेच जो है अभी फंसा हुआ है। वहीं जो 5 सीटें अभी बाकी है इसमें से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की सीट भी जो है फंसी हुई है, क्योंकि जिस सीट से दीपक बैज अभी वर्तमान में सांसद है, इस सीट से कवासी लखमा के पुत्र हरीश लखमा ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और उन्होंने टिकट पाने के लिए दिल्ली तक भी जो है कूच किया था। इसके बाद सरगुजा की हम बात करें तो सरगुजा से फिलहाल शशि सिंह का नाम जो है वो चर्चा में तेज है। वहीं कांकेर से बीरेश ठाकुर का नाम जो है वो चर्चा में है। साथ ही रायगढ़ से चक्रधर सिद्धार का नाम चर्चा में है। वहीं बिलासपुर सीट की हम बात करें तो बिलासपुर से पार्टी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन टीएस सिंहदेव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब उस सीट से दूसरों को चुनाव लड़ाने के लिए जो है पार्टी वो निर्णय ले रही है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों के नाम से ये पेच जो है 5 सीटों पर फंसा हुआ है और इसी के चलते कैंडिडेट के ऐलान में भी जो है थोड़ी देरी हुई है और इन 5 सीटों पर आज जो है चर्चा होगा, मंथन होगा। इसके बाद सीईसी की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इन 5 सीटों पर आखिर कौन से चेहरों को पार्टी जो है वो मैदान में उतारती है। शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आज शाम तक हो सकता है कि जो नाम है वो सामने आ जाएंगे। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस बाहरी उम्मीदवारों पर दांव खेल सकती है। नाम की चर्चा के बीच पार्टी के अंदर खाने घमासान शुरू हो चुका है। मुरैना और गुना सीट पर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है, तो वहीं ग्वालियर सीट पर दूसरी पार्टी से लाकर उम्मीदवार उतारने की बात कही जा रही है और इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। एमपी में बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर चंबल की 4 लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने केवल भिंड सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। इस बीच मुरैना, ग्वालियर और गुना पर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने की चर्चा के साथ कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस के अंदर खाने चल रही चर्चाओं की बात करें तो गुना से अरुण यादव को टिकट मिलने की चर्चा है। मुरैना से सत्यपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ग्वालियर से अनूप मिश्रा को टिकट मिल सकता है। खास बात यह कि ये सभी नेता बाहरी हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और ग्वालियर, मुरैना और गुना के मूल कांग्रेस नेताओं को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कोई विरोधाभास नहीं है, कोई घमासान नहीं है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं का 100% सम्मान किया जाएगा। कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वही प्रत्याशी बनेगा, चाहे वो भिंड हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुना शिवपुरी हो। और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर ही भिंड लोकसभा सीट से आदरणीय फूल सिंह भरैया जी को टिकट दिया गया है। स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस जिससे भी लोकसभा चुनाव लड़ने को कहती है वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर देता है। चाहे जगत बहादुर अन्नू हो, जबलपुर से उनका नाम चला, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। संजय शुक्ला का नाम इंदौर से चला, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। अरुणाचल चौबे का नाम चला, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब उनको तो डर ये लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि कहीं आला कमान की दृष्टि हम पे न पड़ जाए और हमको चुनाव लड़ने को न कहें। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि कांग्रेस 4 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर पाएगी। हालांकि 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ऐसे में टिकट किसे मिलता है और कार्यकर्ता इसे कैसे लेते हैं, ये जल्द साफ हो जाएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे एआईसीसी मुख्यालय में बैठक होगी। कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर होगी चर्चा। विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुबह 10 बजे एआईसीसी की महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसके बाद नामों की चर्चा और वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ही नाम तय किए जाएंगे और घोषित किए जाएंगे।
और अब बात करेंगे भीषण सड़क हादसे की। इंदौर में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाउंड्री वॉल की दीवार तोड़कर परिसर के अंदर घुसी कार में सवार 3 युवतियां और 2 युवक घायल हो गए हैं। गाड़ी के अंदर से मिली शराब की कई बोतलें। तिलक नगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 140 की पूरी घटना है। और ये देखिए कार के अंदर की जो हालत थी, जहां शराब की बोतलें पाई गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाई जा रही थी और यही कारण है कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो इंदौर का पूरा मामला, 3 युवतियां और 2 युवक घायल हुए हैं। इंदौर में भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गए। बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए परिसर के अंदर जा घुसी कार। 3 युवतियां 2 युवक नशे की हालत में और जख्मी पाए गए। साथ ही शराब की कई बोतलें गाड़ी के अंदर से मिली हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, अब मामले की जांच की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देर रात की आप देखेंगे, जहां गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और परिसर के अंदर जा घुसी है। भीषण सड़क हादसा। गनीमत रही कि कोई बाहरी व्यक्ति इस कार की चपेट में नहीं आया, वरना जान भी जा सकती थी। लेकिन गाड़ी के अंदर का नज़ारा आप एक बार देखिए, जहां नशे की सामग्री पाई गई, शराब की बोतलें यहां पर पाई गई हैं और पुलिस मौके पर पहुंची। आनन फानन में जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए भी भेजा गया हॉस्पिटल और अब जो जांच कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। एम्बुलेंस भी देर रात मौके पर पहुंच गई और घायलों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या सभी लोग नशे की हालत में थे, क्योंकि गाड़ी के अंदर से शराब की बोतलें भी पाई गई हैं और तेज रफ्तार कार की टक्कर इतनी जोरदार कि डिवाइडर तोड़कर परिसर में जा घुसी कार? देखिए, गाड़ी से कुछ बोतल तो मिली है, उसको लेकर जो मेडिकल टेस्ट है वो भी इनके कराए जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, तेज रफ्तार कार थी और सबसे पहले वो एक रोड के बगल में डिवाइडर से टकराती है और टकराने के बाद जब कार पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाती है तो स्कीम नंबर 140 में आनंद वन सोसाइटी है, उसकी बाउंड्री वॉल में जा घुसती है और टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि बाउंड्री वॉल के अंदर खड़ी एक जो दूसरी कार है जो उस परिसर में पार्क की गई थी, वो पूरी कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके दोनों जो दरवाजे हैं वो टूट जाते हैं और जो गमला और ये सब रखे हुए थे बाउंड्री वॉल के पास, वो टूट के बहुत दूर तक फेंका जाते हैं। ईंट जो है काफी दूर तक मिले, यानी इस बात से समझा जा सकता है कि कार की रफ्तार कितनी ज्यादा थी। करीब लगभग 20 से 25 साल के बीच के सभी युवा थे, जिसमें 3 लड़कियां और 2 युवक गाड़ी के अंदर मौजूद थे। एक लड़की का हाथ और पैर टूट गया, जो कार चालक थे उनकी नाक टूटी, और दूसरा एक जो पीछे की तरफ सीट में बैठा हुआ एक युवक था जिसकी महज उम्र 20 से 21 साल की थी, वो उसे सबसे ज्यादा चोट लगी सिर में। जैसे लोगों ने बाहर निकाला उस वक्त वो तुरंत मौके पर ही वो बेहोश हो गया था। सभी घायलों को तत्काल आनंद फानन में जो निजी अस्पताल है वहां भिजवाया गया। जल्द से जल्द लोगों ने तत्परता दिखाई, तत्काल गाड़ी का जो गेट है वो खुल नहीं रहा था, उसे तोड़ा गया, उसके बाद उनको बाहर निकाला, तत्काल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा समय रहते। लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा थी, कुछ बोतलें सामने मिली हुई है, तो हर चीज को लेकर इसमें जांच चल रही है कि क्या सभी लोग नशे में थे, कार चालक नशे में था, हर चीज को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा देर रात बड़ा हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा ये थी और भीषण सड़क हादसे में 5 जो युवक हैं, युवतियां गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो अब फिलहाल टेस्ट कराया जाएगा कि क्या जो चालक था वो भी नशे की हालत में था और अब युवक युवतियों को हॉस्पिटल भी एडमिट किया गया इलाज के लिए। मामले की जांच पुलिस कर रही है। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां क्राइम ब्रांच के 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। रेड से पहले जुआरियों को सूचना देने के आरोप में ये सस्पेंड किए गए हैं। पुलिस की रेड हुई फेल। कॉल डिटेल में 2 पुलिसकर्मियों के नंबर भी सामने आए। आरक्षक सौरभ राजावत, एएसआई विजय वरन यादव सस्पेंड कर दिए गए हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ क्राइम ब्रांच कार्रवाई करने के लिए जाती है, लेकिन इसी बीच जुआरियों को सूचना पुलिस पहले से दे देती थी और इसके चलते 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। चेकिंग के दौरान कार से 28 लाख रुपए कैश मिले हैं। कार में रखकर ले जा रहे थे कैश। इनकम टैक्स विभाग ने ये कार्रवाई की है और अब जो कैश है वो बरामद कर लिया गया है। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये कैश कहां से आया और कहां लेकर जाया जा रहा था, किस काम में इसका इस्तेमाल होना था। 28 लाख कैश बरामद हुआ है। संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, कोई डिटेल मिल पाई है कि आखिरकार इस कैश का इस्तेमाल कहां होना था, कहां से लाया गया था?
जी श्रीनु, आपको बता दूं कि देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस चेकिंग कर रही थी और इस दौरान ये शहर के गंज चौक के पास कार से 28 लाख रुपए जब्त किया गया है। और यह बात ये सामने आ रही है कि एक किसान है जो जमीन से संबंधित जमीन खरीदी बिक्री का काम था, इस संबंध में ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके दस्तावेज या साक्ष्य वो नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण पुलिस ने पैसा जब्त किया है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स को भी दी गई है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये पैसा कहां से लेके आ रहे थे और कहां इसका यूज होना था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। तो कार से 28 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और अब जांच की जा रही है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। उस घर का खौफनाक मंजर जिसने देखा वो दहल उठा। फ्रिज में 8 साल के बच्चे की लाश को छुपाया गया था। उसी घर के किचन में पिता की लाश मिली। घर से मृतक की बेटी गायब थी, जिसका सुराग उगला 3 सीसीटीवी फुटेज ने। जिन सीसीटीवी फुटेज में लड़की उस लड़के के साथ जाते दिखाई दी जिस लड़के पर लगा है डबल मर्डर का इल्जाम। सवाल ये कि क्या पिता और भाई के कत्ल में वो भी शामिल थी? अभी तक जो इनपुट है उसमें वो दोनों साथ है। फ्रिज से निकली छोटे भाई की लाश, किचन में दफन पिता की लाश का राज, वॉइस नोट में डबल मर्डर की खबर, उसने पापा और भाई को मार दिया है। सीसीटीवी में कैद डबल मर्डर का सुराग। कातिल के साथ बेटी कहां गई? 3 तस्वीर 4 दिन, वो दोनों कहां हैं? हंसता खेलता परिवार था राजकुमार विश्वकर्मा का, जो अपनी पत्नी, 15 साल की बेटी और 8 साल के बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। लेकिन एक झटके में ही जैसे इस घर की खुशियों को नजर लग गई। इस घर का खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े कर देता है। घर के फ्रिज से 8 साल के तनिष्क की लाश मिली, जिसकी हत्या के बाद कातिल ने लाश को फ्रिज में छिपा दिया था। इसी घर में राजकुमार विश्वकर्मा की भी लाश किचन के पास मिली। इस डबल मर्डर की खबर रिश्तेदारों को एक वॉइस नोट से मिली। देखिए, लड़की जो है उसके द्वारा व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पिपरिया में रहने वाले उसके चाचा के घर किया गया था, जिसमें घटना का उल्लेख था। वो एक आधा घंटे पहले भांजे का फोन आया कि मामा तुरंत जाओ, वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है मामा जी के साथ, आप बिल्कुल तुरंत। हम लोग तुरंत आ गए पूरे परिवार के साथ अपने। बच्चे कितने हैं उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। ये वॉइस नोट राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी का था, जिसने कहा था मुकुल ने पापा और भाई को मार दिया। जबलपुर के सिविल लाइन रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में कार्यालय अधीक्षक थे। मई में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब दोनों बच्चे ही जीने का सहारा थे। राजकुमार और उनके बेटे तनिष्क की हत्या कर दी गई। सवाल था कि आखिर उनकी बेटी कहां है? और उसके बाद एक के बाद एक 3 सीसीटीवी फुटेज आए। पुलिस की माने तो बेटी पर भी शक गहरा गया है। देखिए, घटना के बाद और घटना के पहले के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखना चालू किए हैं, तो ये देखा है कि रात के लगभग 3 बजे से ही आरोपी मुकुल सिंह वो लगातार खुद के और जो ये मृतकों का घर है इसके बीच में लगातार मूव कर रहा है। कुछ सामान, संभवतः गैस कटर, बैग, पन्नियाँ, ये सब लेके जा रहा है, जो दिखाता है कि उसके द्वारा ये पूर्व नियोजित तरीके से घटना को करा गया है। पहला सीसीटीवी फुटेज कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता स्कूटी पर मुकुल, जिस पर हत्या का इल्जाम है। इसी सीसीटीवी फुटेज में राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी बाहर जाते हुए नजर आ रही है। दूसरा सीसीटीवी फुटेज रेलवे स्टेशन पर मुकुल के साथ गाड़ी से मृतक राजकुमार की बेटी पहुंची, स्कूटी पार्क की गई। इसके बाद दोनों रेलवे स्टेशन पर नजर आए। लड़की के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। देखिए, अभी तक कोई संपर्क का कोई प्रयास नहीं है और अभी तक जो साक्ष्य इकट्ठा हुआ है उसमें इन दोनों के द्वारा प्लानिंग करके घटना की गई है।
लेकिन ट्रेन से जाते हुए नजर नहीं आए। अब अगली तस्वीर थी बस स्टैंड की। दोनों वहीं दिखाई दिए और आखिरी तस्वीर जब पीली बस में दोनों बैठ गए। काफ़ी एविडेंशियल प्रूफ है और घटना से 2-3 दिन पहले भी वो लगातार सिटी के कई कैमरास में आए हैं और घटना से पहले भी, एक रात पहले भी, और घटना के बाद का जो उनका मूवमेंट है वो भी काफ़ी एविडेंस देता है कि ये प्लानिंग दोनों द्वारा मिलकर की गई। सवाल है कि आखिर राजकुमार और तनिष्क की हत्या कैसे की गई? क्या सितंबर में मुकुल पर दर्ज कराए गए केस का ये बदला है? एक लड़की के द्वारा, बच्ची के द्वारा 2023 सितंबर में आरोपी के विरुद्ध 376 का अपराध कायम करवाया गया था, जिसमें बच्ची के नाबालिग होने से पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगी थी और उस समय आरोपी गिरफ्तार भी हुआ था और फिर वो न्यायालय से जमानत पर रिहा था। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, क्या कत्ल में मुकुल के साथ मृतक राजकुमार की बेटी भी शामिल है? आखिर दोनों कहां हैं? जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे चुनाव 24।